Hello students, again welcome to the official YouTube channel of SSCM College मांडलगढ़। हमने कल कैपिटल बजटिंग मेथड्स का फर्स्ट मेथड पेबैक पीरियड मेथड अध्ययन किया था। तो उसमें हमें दो बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। पेबैक पीरियड का फॉर्मूला जो अदायगी अवधि विधि हमने पढ़ी थी, उसका फॉर्मूला यही था आपके I/C। तो उसमें हमने दो चीज़ों का मेन चाहिए होती है हमें, एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट और कैश इनफ्लो की कैलकुलेशन कैसे होती है? आपको पता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी जो हम कोई भी प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल मशीन की कॉस्टिंग 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख रुपए हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था। तो हमने ये एक बेसिक चीज़ कल अध्ययन किया था। लेकिन इनिशियल इन्वेस्टमेंट में और क्या चीज़ें ऐड होती है, और कैश इनफ्लो की कैलकुलेशन, जो हमारा कैश इनफ्लो होता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, तो ये डिटेल में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका कैश फ्लो। कैश फ्लो दो प्रकार का होता है, कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो। परियोजना बजट निर्णय प्रस्तावों की लागतों एवं लाभों को रोकड़ प्रवाहों में मापा जाता है। जो भी आपकी कॉस्ट होगी या जो भी इनकम होगी उसको हम कैश में मापते हैं। तो दो तरह के रोकड़, एक रोकड़ बहिर्वाह कैश आउटफ्लो जिसे हम क्या बोलते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और एक होता है हमारा कैश इनफ्लो, रोकड़ अंतर्वाह। तो हम क्या क्या सीखेंगे इस वीडियो में, क्या कैलकुलेट करना। फर्स्ट कैश आउटफ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट एनुअल कैश इनफ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और लास्ट है आपका अंतिम रोकड़ अंतर्वाह, यानी जो प्रोजेक्ट का आपका एंड ईयर है, अंतिम वर्ष है, तो उस अंतिम वर्ष में हमें जो इनकम रिसीव्ड होती है, जो हमारा कैश इनफ्लो होता है, उसमें हम जो अंतिम वर्ष के बाद तो वो मशीनरी वगैरह हमारे रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, तो उस मशीन को आप सेल करते हो तो उसका कोई मूल्य हमें प्राप्त होता है, तो वो भी इसमें ऐड होता है। तो अभी हम वन बाय वन कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन में यदि आपको डायरेक्ट गिवन है, जैसे हमने कल जो एग्जांपल सॉल्व किए थे उसमें आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट गिवन था, कैश इनफ्लो चाहे वो इक्वल है पर ईयर या अनइक्वल है, समान रोकड़ अंतर्वाह है या असमान रोकड़ अंतर्वाह, अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है तो हमें वो ही यूज़ करना है। लेकिन क्वेश्चन में यदि डायरेक्टली गिवन नहीं है तो उस कंडीशन में हमें कैलकुलेट करना होता है। तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करें। तो फर्स्ट है आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट या कैश आउटफ्लो। नवीन या विस्तार परियोजना, आप या तो कोई नया प्रोजेक्ट लगा रहे हैं या जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसका एक्सपांशन कर रहे हैं, उसमें रिनोवेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो भी हमारी मूल लागत आती है, जो खर्चा होता है, वह क्या कहलाता है, आपका रोकड़ बहिर्वाह कैश आउटफ्लो। इसमें मेनली क्या आता है, संपत्ति की लागत, यदि आपने कोई नई मशीन इंस्टॉल की है, कोई भूमि परचेज की है, कोई फर्नीचर भवन, ऐसा आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ किया है, प्लस स्थापना व्यय, जैसे आपने कोई मशीन मंगवाई है, वो मशीन 2 करोड़ रुपए की मशीन, प्लस उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो वो भी हमारे रोकड़ बहिर्वाह में सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा विनियोजन के फलस्वरूप कार्यशील पूंजी की राशि में यदि वृद्धि या कमी का समायोजन भी किया जाता है, इसको हम आगे देखेंगे। प्रतिस्थापन परियोजनाओं की दशा में जो हम रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, कि आप पुरानी मशीन को रिप्लेस करके नई मशीन इंस्टॉल करते हो, तो जो रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट होते हैं तो उनमें लागत मूल्य एवं स्थापना व्ययों की राशि के योग में हम लागत मूल्य जोड़ते ही हैं, जो नई आप मशीन लगाओगे, जो नई संपत्ति खरीदोगे उसका लागत मूल्य, प्लस उसका स्थापना व्यय, उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस के साथ साथ अगर आपने पुरानी संपत्ति को बेचा है तो उसका कोई अवशिष्ट मूल्य, स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू मिली है, तो उसे हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि वो हमारी एज ए क्या हो गई, इनकम, तो वो हमारी कॉस्ट में से कम हो जाएगा, तो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट है तो लागत मूल्य प्लस स्थापना व्ययों के योग में से आपको स्क्रैप और सेल्वेज वैल्यू को क्या करना है, लेस करना है। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये आपको इस टेबल में समझाया गया है। परचेज प्राइस ऑफ द एसेट्स, सबसे मेन यही है कि आपने जो भी एसेट खरीदी, एसेट्स में आपके सब आ जाएगा, मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है, बिल्डिंग है, लैंड है, इंक्लूडिंग अगर उस पर कोई ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस लगे हैं तो वो ऐड करेंगे। इंश्योरेंस, फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट, जो
स्थापना खर्चे जिन्हें कहा जाता है कि मशीन को लाने ले जाने का भाड़ा है उसको फ्रैट में आता है, वो इंस्टॉलेशन उसकी स्थापना के जो खर्चे होते हैं उसको स्थापित करने के, नेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यदि क्वेश्चन में गिवन है तो, और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, और उस मशीन आपको दिया हुआ है कि अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी इस मशीन को रन करने में या उसमें, तो वो भी आपके इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट में ऐड होगी। क्या क्या ऐड होता है? मेन तो देखो परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस और प्लस यदि कोई नेट वर्किंग कैपिटल में इंक्रीमेंट दिया गया है तो वो ऐड होगा। लेस क्या होगा? स्क्रैप और सेल्वेज वैल्यू ऑफ द ओल्ड एसेट्स, कोई पुरानी संपत्ति थी उसका आपने विक्रय किया है तो उसकी ओल्ड एसेट्स की स्क्रैप और सेल्वेज वैल्यू, और आपको लगता है कि नई मशीन इंस्टॉल करने से आपकी वर्किंग कैपिटल बढ़ने की बजाय, वर्किंग कैपिटल का खर्चा बढ़ने की बजाय कम हो जाएगा। कार्यशील पूंजी होती है ना जो दिन प्रतिदिन के खर्चों के लिए चाहिए होती है, तो नई मशीन की स्थापना करने से माना कि आपने 2 एम्प्लॉय को कम हो जाएंगे तो उनकी सैलरी आपको नहीं देनी पड़ेगी, तो वो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है तो वो भी इसमें लेस हो जाएगा। और वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होती है तो ऐड होगा और डिक्रीज होती है तो ये आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होगा। तो जो हम कैलकुलेट करते हैं वो क्या आ जाएगा? आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो अगर क्वेश्चन में ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गिवन है तो जो परचेज प्राइस है वही हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट मानते हैं, और इस तरह की यदि सूचना दी गई है तो हम परचेज प्राइस में इन चीज़ों को ऐड करते हैं और इन्हें लेस करते हैं। आप जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो कंसेप्ट आपके और अच्छे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है नेट कैश इनफ्लो और बेनिफिट्स। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हम प्रारंभ में जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते तब होता है, और इनफ्लो हमें पर ईयर आने वाले, हमने माना कि प्रोजेक्ट की लाइफ 10 साल है तो 10 साल तक हमें कैश इनफ्लो होगा। अब वो जो कैश इनफ्लो हमें होता है वो आपका या तो पर ईयर सेम हो सकता है या पर ईयर आपका क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। मैंने कल भी वीडियो में आपको बताया था, मेन चीज़ है कि कैश इनफ्लो में नेट कैश इनफ्लो का क्या मीनिंग होता है। नेट दूसरे शब्दों में शुद्ध रोकड़ अंतर्वाहों से आशय हाथ से पूर्व किंतु कर पश्चात शुद्ध आय लाभों से, या आप रट लीजिएगा कि हाथ पूर्व यानी बिफोर डेप्रीशिएशन और आफ्टर टैक्स। आपको ये ध्यान रखनी है कैश इनफ्लो का क्या मीनिंग होता है। कैश इनफ्लो इनकम बिफोर डेप्रीशिएशन और आफ्टर टैक्स, यहाँ आप ऐसे बोल दीजिए इनकम आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रीशिएशन। हमें आफ्टर टैक्स की इनकम लेनी है, टैक्स को लेस करना है बट बिफोर डेप्रीशिएशन। तो यदि क्वेश्चन में अगर आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रीशिएशन नहीं गिवन है तो हम उसे सबसे पहले आफ्टर टैक्स और बिफोर डेप्रीशिएशन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं कन्वर्ट? जैसे शुद्ध रोकड़ प्रवाह आपको ये गिवन है, सेल्स दिए, उसमें से आपका जो एक्सपेंडिचर हो गया बिक्री से जो आपको आय हुई है माइनस एक्सपेंडिचर माइनस एक बार डेप्रीशिएशन लेस होगा क्योंकि हमें टैक्स जो कर की गणना होती है वो डेप्रीशिएशन लेस करने के बाद ही होती है। फिर आप टैक्स की कैलकुलेशन कर देंगे, टैक्स की आपको रेट गिवन होगी 50% 40% जो भी टैक्स रेट होगी वो क्वेश्चन में गिवन होगी, प्लस वापस डेप्रीशिएशन को हम ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन एक बार तो लेस हो जाएगा और फिर एक बार डेप्रीशिएशन को हम वापस ऐड कर देंगे। आपको ब्याज एवं कर पूर्व आय दे रखी है, कर से पहले की है तो सबसे पहले कर घट जाएगा, ब्याज एवं कर से पूर्व आय यानी आपको यहाँ तक का दिया हुआ है तो इसमें से आप डायरेक्ट पहले टैक्स लेस कर दोगे और प्लस डेप्रीशिएशन वापस ऐड कर दोगे, क्योंकि नेट कैश इनफ्लो का क्या मीनिंग होता है, आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रीशिएशन। अब आपको इसमें गिवन है कि किस तरह कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए प्रॉफिटेबिलिटी, आपको एनुअल सेल्स रेवेन्यू दे रखा है कि प्रतिवर्ष आपको सेल से इतनी लेस कर दिया आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन। और भी कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है नहीं तो मेन तो आपका डेप्रीशिएशन तो आएगा ही। तो ये इनकम बिफोर टैक्स हो गई, फिर उसमें से वही चीज़ें सबसे पहले इनकम टैक्स लेस करेंगे, फिर हमने जो डेप्रीशिएशन ऊपर लेस किया था इस डेप्रीशिएशन को हम क्या कर देंगे, पुनः ऐड कर देंगे, तो वो ये हमारा आ जाएगा नेट कैश इनफ्लो। अब इसमें दिया गया है कि डेप्रीशिएशन अगर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो डेप्रीशिएशन की कैलकुलेशन कैसे होती है। ह्रास की गणना यदि स्थायी किस्त पद्धति से है तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यहाँ लागत का क्या मतलब है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हमारी कैश आउटफ्लो हुआ था माइनस यदि उसमें से कोई स्क्रैप वैल्यू है जो लास्ट ईयर में रिसीव्ड होगी, जो हमने ऊपर भी एडलेस किया था ना,
वही चीज़ है। तो डायरेक्ट इनिशियल इन्वेस्ट जो लागत दे रखी है उसमें से आप क्या करोगे, स्क्रैप वैल्यू या अवशिष्ट मूल्य को लेस करोगे और डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। तो क्या डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला हो गया, लागत माइनस अवशिष्ट मूल्य डिवाइडेड बाय जीवन काल वर्षों में। तो इस तरह से यदि डेप्रिसिएशन नहीं गिवन है तो हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे। फिर इन कॉस्ट रिडक्शन डिसीजन, अगर मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी, मैं कोई नई मशीन नहीं लगा रही हूँ, केवल कोई रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट है, तो उस दशा में हम कैसे करेंगे, सेविंग्स कितनी हुई और एडिशनल कॉस्ट कितनी लगी। तो सेविंग्स में से हम कॉस्ट को माइनस कर लेंगे, तो जो आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, इनफ्लो कहलाएगा। अगर आपको सेविंग को किसी भी तरह के आपको वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको वेजेस में सेविंग मिली है, स्क्रैप से सेविंग हुई है, तो हम जितनी भी हमें सेविंग हुई होगी उन्हें हम, कल भी हमने इस तरह का एक एग्जांपल किया था, तो सेविंग्स को हम ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे जो हमारी एडिशनल कॉस्ट लगी है, चाहे मेंटेनेंस की हो, सुपरविज़न की हो, इनडायरेक्ट मटेरियल की, एडिशनल डेप्रिसिएशन की हो, तो टोटल एडिशनल कॉस्ट आ जाएगी। फिर आपने टोटल सेविंग्स माइनस टोटल कॉस्ट करेंगे तो जो आएगा वो आपका कहलाएगा कैश इनफ्लो। उसमें से फिर सेम प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले आप लेस करेंगे इनकम टैक्स, तो ये नेट सेविंग आफ्टर टैक्स आ जाएगी। हमें क्या चाहिए, आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, तो हम यहाँ डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, वापस ऐड कर देंगे। हमेशा बस एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि जो नेट कैश इनफ्लो होता है वो हमेशा आफ्टर टैक्स होगा बट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एक बार तो लेस हो जाएगा, फिर उस डेप्रिसिएशन को हम क्या कर देंगे, वापस ऐड कर देंगे। अंतिम रोकड़ अंतर्वाह, यानी जो लास्ट ईयर का रोकड़ अंतर्वाह होता है, उसमें आपको पहले ही बता दिया कि अंतिम रोकड़ अंतर्वाह में अवशिष्ट या निस्तारण मूल्य को जोड़ दिया जाता है। यानी लास्ट ईयर में कोई मशीनरी आपने, अब प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो जो कोई मशीन जो हमने सेल की है उसकी जो रिप्लेसमेंट निस्तारण मूल्य है, सेल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, वो वापस ऐड हो जाती है। इसके साथ साथ ही मुक्त की गई कार्यशील पूंजी को भी अंतिम वर्ष का रोकड़ अंतर्वाह माना जाता है। लास्ट ईयर जो वर्किंग कैपिटल रिलीज होती है उसे भी हम अंतिम वर्ष का रोकड़ अंतर्वाह में ऐड करते हैं। आपको एक एग्जांपल गिवन है, संचित एंड कंपनी एक नया उत्पाद जारी करने पर विचार कर रही है। संस्था का अनुमान है कि ये उत्पाद प्रतिवर्ष 10,000 इकाइयाँ 20 रुपये प्रति इकाई की दर से बेच सकती है। यानी आपकी सेल्स हो गई 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 20 रुपीज़ पर यूनिट। उत्पादन के निर्माण एवं बिक्री में आपको परिवर्तनशील व्यय दिए हुए हैं 12 रुपये और स्थायी व्यय दिए हुए हैं 10। वेरिएबल एक्सपेंडिचर प्लस फिक्स एक्सपेंडिचर ये गिवन है। उत्पाद का निर्माण करने के लिए संयंत्र 2 लाख रुपए में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त 40,000 रुपये की इसे संस्थापित करने हेतु आवश्यकता होगी। यानी मशीन की कॉस्ट कितनी है, 2 लाख रुपीज़ प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस आपका कितना है, 40,000। इसकी लाइफ दे रखी है 10 ईयर्स। निस्तारण मूल्य दे रखा है स्क्रैप या जो सेल्वेज वैल्यू हम बोलते हैं 10,000 और स्थापना वाले वर्षों में 60,000 रुपये की कार्यशील पूंजी विनियोग के लिए आवश्यकता होगी। यानी इंक्रीज हो रही है आपकी वर्किंग कैपिटल। और आयकर की दर गिवन है आपको 50%। आपको कैलकुलेट, अभी जो हमने तीनों पॉइंट पढ़े हैं वो तीनों आपको कैलकुलेट करना है। प्रारंभिक विनियोग यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, या इसे आप कैश आउटफ्लो भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका शुद्ध रोकड़ अंतर्वाह यानी कैश इनफ्लो, और अंतिम रोकड़ अंतर्वाह। ये तीनों हमें इस एग्जाम्पल में कैलकुलेट करने हैं। तो आप ये देखिए, कॉस्ट ऑफ द प्लांट, सबसे पहले हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं या कैश आउटफ्लो। कॉस्ट ऑफ द प्लांट आपको गिवन थी 2 लाख प्लस 40,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस प्लस 60,000 इंक्रीज इन नेट वर्किंग कैपिटल। सेम परफॉर्मा ऊपर गिवन है। तो ये आपका आ गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका कितने का हुआ, 3 लाख रुपीज़ का। ए पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है कैश इनफ्लो। सेल्स गिवन है 10,000 इंटू 20, 2 लाख रुपए की आपकी सेल्स है। इसमें से लेस हो जाएंगे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें से आपके दोनों हैं वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, ये दोनों आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो 1,30,000 के आपके ये लेस हो गए। अब आपको क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन नहीं गिवन है, हम यहाँ डेप्रीशिएशन एक बार लेस करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने देखा हो तो वहाँ लिखा हुआ था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन की कैलकुलेशन, इनिशियल कॉस्ट, लागत कितनी आई थी, 2,40,000। 2 लाख तो मशीन की थी प्लस 40,000 स्थापना व्यय, माइनस 10,000 आपको क्वेश्चन में गिवन है स्क्रैप वैल्यू, वो लेस कर देंगे। डेप्रीशिएशन का क्या फॉर्मूला था, लागत माइनस अवशिष्ट मूल्य डिवाइडेड बाय
जीवन काल, और इसकी लाइफ दे रखी है 10। तो आपका कितना आ गया डेप्रिसिएशन? 23,000। 70,000 में से 23,000 गए। आपका इनकम बिफोर टैक्स आ गई 47,000, टैक्स रेट दे रखी है 50%, तो 47,000 का 50% 23,500। अब ये इनकम आफ्टर टैक्स और आफ्टर डेप्रीशिएशन, एक बार आप डेप्रीशिएशन लेस कर चुके हो, तो हमें बिफोर डेप्रीशिएशन चाहिए, तो हम डेप्रीशिएशन वापस ऐड कर देंगे। तो आपका नेट एनुअल कैश इनफ्लो आ गया 46,500। अब खुद जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अब यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे यूट्यूब कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप ग्रुप पर पर्सनली पूछ सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल कैश इनफ्लो, जो लास्ट था अंतिम, उसको सैल्वेज वैल्यू ऑफ द प्लांट दे रखी है आपको 10,000, वो जुड़ती है, और वर्किंग कैपिटल रिलीज्ड हो रही है 60,000 की, तो लास्ट ईयर का कितना हो गया आपका? 70,000। लास्ट ईयर का टर्मिनल कैश इनफ्लो आपका कितना हो गया? 70,000। तो इस वीडियो में हमने मेनली 3 चीज़ें की। हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट या कैसे कैलकुलेट होता है, रोकड़ अंतर्वाह, सेकंड हमने पढ़ा कैश इनफ्लो, रोकड़ बहिर्वाह, इनिशियल इन्वेस्टमेंट या कैश आउटफ्लो, सेकंड था हमारा कैश इनफ्लो, और लास्ट था हमारा अंतिम रोकड़ प्रवाह किस तरह से होता है। तो क्वेश्चन में यदि आपको डायरेक्ट गिवन नहीं है ये तीनों इन्फॉर्मेशन, तो पहले आपको इन तीनों इन्फॉर्मेशन को इस फॉर्मेट से कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम उसमें मेथड अप्लाई करेंगे कि पेबैक पीरियड मेथड लगाना है, ARR मेथड लगाना है। तो पेबैक पीरियड मेथड का मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, और आपको इस वीडियो से रिलेटेड भी यदि कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे यूट्यूब कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।